हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सभी का वेलकम आपके अपने यूट्यूब चैनल तनु क्लासेस 8 को में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस का 4 चैप्टर जिसका नाम है भारत के विदेश संबंध। उसी का दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग इंपॉर्टेंट एंड सिलेक्टेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करेंगे, यानी कि एमसीक्यू को करेंगे। दोस्तों इस वीडियो में सिर्फ हम लोग वही क्वेश्चन को करेंगे जो कि आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं या फिर दोस्तों 100% पूछने के चांस है। आप सभी क्वेश्चन यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, सभी क्वेश्चन आपके लिए चुना हुआ क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ है या फिर 100% इसी तरह का क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जैसे कि आप देख सकते हैं। ठीक है दोस्तों, ये चैप्टर में टोटल आपका 105 क्वेश्चन है, जैसे कि आप यहाँ पर देखिए 105 आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनता है। तो इस वीडियो में हम लोग लगभग 60 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। जितना भी क्वेश्चन आपका बच जाएगा उसको हम लोग पार्ट 2 में कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, उससे पहले जो चैप्टर 1 था, चैप्टर 2 था, उसमें भी अभी पार्ट 2 बाकी है, तो उसको भी कवर कर लेंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग पार्ट 1 में जो है यहाँ पर 60 ऑब्जेक्टिव को सॉल्व करेंगे। आप लोग को क्या करना है, एक एक क्वेश्चन का आंसर को कमेंट करते हुए चलना है, मेरे साथ साथ कमेंट करते हुए चलना। जो भी क्वेश्चन आपसे बन जाए बहुत अच्छी बात है, जो नहीं बने प्लीज उसको नोट करेंगे और बार बार उसको रिवीजन करेंगे कि दोस्तों हो सकता है ये क्वेश्चन आपको दोबारा देखने को ना मिले। क्योंकि दोस्तों इस वीडियो में हम लोग जितना भी क्वेश्चन करेंगे ये सभी क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कारगर साबित होगा आपके एग्जाम के लिए। ठीक है, और इससे पहले दोस्तों इस चैप्टर का पूरा थ्योरी को आपको पढ़ा दिया गया है, यानी कि एक्सप्लेनेशन करा दिया गया है। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो प्लीज उसको जाकर के देखिए, उसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन पे है या फिर वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। उसको देखने के बाद ही ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को करें, इससे क्या होगा, ये सभी क्वेश्चन आपसे आराम से सॉल्व हो जाएगा। तो चलिए पहला क्वेश्चन से शुरू करते हैं, फटाफट आप लोग आंसर देंगे मेरे साथ साथ। देखिए, भारत में राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार की न्यूनतम आयु क्या है, यानी कि भारत में जो राष्ट्रपति के लिए जो उम्मीदवार खड़े होते हैं उसकी जो न्यूनतम आयु होती है वो कितनी होती है। बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका 35 वर्ष हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन बी। भारत में राष्ट्रपति का पूछ दे या फिर उपराष्ट्रपति का पूछ दे, दोनों का जो न्यूनतम आयु है वो कितना होता है, 35 वर्ष होता है। यानी कि अगर आप राष्ट्रपति बनना चाहते हो तो आपको कम से कम आयु जो है वो 35 वर्ष होनी चाहिए। और दोस्तों राष्ट्रपति का जो है नियुक्ति होता है, ठीक है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रधानमंत्री का नियुक्ति होता है फिर चुनाव होता है, तो दोस्तों वो जो है नियुक्ति होता है, तो ये भी ध्यान रखेंगे। और उपराष्ट्रपति का भी जो आयु है वो 35 वर्ष होना चाहिए कम से कम। ये भी क्वेश्चन देखिए हाल ही में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, किस पाकिस्तानी राष्ट्रपति ने 1966 में ताशकंद समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। आपको पता है ताशकंद समझौते जो है वो भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था, ताशकंद समझौते। ठीक है, तो इसमें जो है कौन सा पाकिस्तानी राष्ट्रपति था जो कि इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे। यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा अय्यूब खान, जनरल अय्यूब खान। ठीक है, ये जो राष्ट्रपति थे इसी ने जो है ताशकंद समझौता पर हस्ताक्षर किए थे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 आपके स्क्रीन पर, बांग्लादेश का निर्माण किस वर्ष हुआ था। देखिए कई बार आपको ये क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, 12 के एनुअल एग्जाम में, 2014 के एनुअल एग्जाम में, 15 में, 17 में, 19 में, 20 में। ठीक है, तो फटाफट आप लोग आंसर देंगे, बांग्लादेश के निर्माण का किस वर्ष हुआ था। इसका जो यहाँ पर राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है 1971, यानी कि ऑप्शन बी। क्योंकि हम लोग को मालूम है 1971 में ही जो सारा चीज प्रक्रिया हुई थी और भारत का जो है सबसे बड़ा हाथ था बांग्लादेश को आजादी दिलाने में। देखिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, भारत द्वारा दूसरा सफल परमाणु परीक्षण कब किया गया था। हम लोगों ने थ्योरी में पढ़ा था पहला परमाणु परीक्षण के बारे में, दूसरा परमाणु सफल परीक्षण के बारे में, तो ये कब हुआ था। ये भी क्वेश्चन देखिए आपके कई बार पूछे जा चुके हैं, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। और बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है 1998। 1998 में जो है भारत जो है दूसरा सफल परमाणु परीक्षण किया और इसके बाद जो है भारत को परमाणु संपन्न देश कहा गया। ठीक है, तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट आप लोग आंसर देते हुए चलेंगे। आंसर देने से दोस्तों क्या होगा कि आपका एक प्रकार का रिवीजन हो जाएगा, जिसको आता है, और जिसको अगर नहीं आता तो प्लीज उसको नोट करेंगे, तभी दोस्तों ये वीडियो देखने का आपको फायदा होगा। अन्यथा ये सभी चीजों को आप अभी पढ़ेंगे फिर कुछ देर बाद भूल जाएंगे, कुछ दिन के बाद आप भूल जाएंगे। ठीक है, इसलिए प्लीज नोट जरूर कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 5, स्वतंत्रता के बाद भारत अपनी नीतियों के संचालन में निम्न में से किन नीतियों को महत्व दिया। स्वतंत्रता के बाद यानी कि आजादी के बाद भारत जो है अपने नीतियों के संचालन में निम्न में से कौन से नीतियों को ज्यादा महत्व दिया था। जनतंत्रीय समाजवाद की स्थापना, भारतीय समाज की व्यवस्था एवं आधुनिक समाज व्यवस्था के बीच समन्वय, या फिर वसुधैव कुटुंबकम का सूत्र, या फिर उपयुक्त सभी। यहाँ पर जो दोस्तों इसका बिल्कुल जो राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी। तो आजादी के बाद भारत जो है अपने नीतियों के संचालन में ये सभी नीतियों को महत्व दिया था। आप लोग हो सके तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में विदेश नीति के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं। आपको मैंने बताया था विदेश नीति के बारे में, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको पूछा जाता है शॉर्ट क्वेश्चन में, मैंने आपको थ्योरी में बहुत अच्छे से पढ़ाया हूं। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में विदेश नीति के संबंध में दिशा निर्देश यानी कि विदेश नीति के बारे में बताया गया है, कौन सा अनुच्छेद में। यहाँ पर आपका ऑप्शन है अनुच्छेद 19, अनुच्छेद 20, अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 51। इसका जो यहाँ पर राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है अनुच्छेद 51, यानी कि ऑप्शन डी। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा आपका 7, अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भारतीय विदेश नीति के किन आदर्शों का वर्णन है। अनुच्छेद 51 के अंतर्गत भारतीय विदेश नीति का जो है
कौन सा आदर्शों का वर्णन है? अंतरराष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा, राष्ट्रों के साथ न्यायपूर्ण एवं सम्मानपूर्ण संबंध, या फिर अंतरराष्ट्रीय कानूनों का पालन, या फिर उपयुक्त सभी। इसका जो यहाँ पर राइट आंसर होगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि अनुच्छेद 51 के अंतर्गत विदेश नीति के ये सभी आदर्शों का वर्णन किया गया है। आप आराम से देख सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 आपके स्क्रीन पर, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों में से कौन सही है? मैंने आपको 3 उद्देश्य के बारे में बताया था, अच्छे से, बहुत अच्छे से बताया था। यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों में से, प्रमुख एम्बिशन में से कौन सा सही है? देश के विकास के लिए साधन एवं परिस्थितियां जुटाना, या फिर विश्व में चल रहे पारस्परिक विवादों से दूरी बनाए रखना, या फिर प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा करना। यहाँ पर जो 8 का राइट आंसर होगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी। भारत ने जो है विदेश नीति को सिर्फ इसीलिए अपनाया था क्योंकि प्रवासी भारतीयों के हितों की रक्षा करने के लिए, क्योंकि आपको मालूम है जैसे यहाँ से बहुत सारे लोग दुबई जाते हैं, सऊदी जाते हैं कमाने के लिए, तो अगर विदेश नीति नहीं होता, विदेश मंत्री नहीं होता, तो फिर उस समय दिक्कत हो जाती, यानी कि अभी दिक्कत हो जाती। तो इसीलिए जो है ये सभी चीज जो है प्रमुख लक्ष्य है भारतीय विदेश नीति का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, और कभी कभी आपको पूछ देगा कि भारतीय विदेश नीति का प्रमुख लक्ष्य क्या है। शॉर्ट क्वेश्चन में तो आपको कम से कम ये 2 पॉइंट लिखना ही है, ठीक है। उसी तरीके से आपको अनुच्छेद 51 के अंदर पूछ देगा तो यहाँ भी कम से कम 2 पॉइंट आपको लिखना है, तो शॉर्ट क्वेश्चन भी जो है आपका आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों के संबंध में निम्न में से कौन सही है? भारतीय विदेश नीति के जो लक्ष्य है उसमें से कौन सा सही है, यहाँ पर फिर से पूछ रहा है। तो आपका ऑप्शन है नस्लीय भेदभाव की समाप्ति का प्रयास, मानवाधिकारों की रक्षा का प्रयास, उपनिवेशवाद का विरोध, या फिर उपयुक्त सभी। इसका जो यहाँ पर राइट आंसर होगा, बिल्कुल आपका हो जाएगा यहाँ भी उपयुक्त सभी, यानी कि नस्लीय भेदभाव की समाप्ति का प्रयास हो गया, मानवाधिकारों की रक्षा का प्रयास हो गया, उपनिवेशवाद का विरोध हो गया। ये सभी जो है भारतीय विदेश नीति के प्रमुख लक्ष्यों के संबंध में आते हैं। तो ऊपर भी हमने देखा ये भी प्रमुख लक्ष्य था आपका विदेश नीति का, और यहाँ पर आपका जो है प्रमुख लक्ष्य है विदेश नीति का। तो दोनों चीज सेम है। आप हो सके तो लॉ क्वेश्चन में पूछेगा तो आपको सभी पॉइंट को लिखना पड़ेगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है? भारतीय विदेश नीति के निर्माता के रूप में निम्नलिखित में से किसे जाना जाता है, यानी कि विदेश नीति को किसने बनाया था? बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, वह है जवाहरलाल नेहरू। मैंने आपको कई बार बताया हूं, क्योंकि जवाहरलाल नेहरू जो है वो प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री भी थे, इसीलिए इसने जो है, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने जो है विदेश नीति के निर्माता के रूप में इसको जाने जाते हैं। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, शीत युद्ध की समाप्ति के बाद, क्योंकि हम लोग को मालूम है जब देश आजाद, जब द्वितीय विश्व युद्ध खत्म हुआ था तो उस समय कब चला था? 1945, और 1945 से जो है आपका शीत युद्ध शुरू हो गया था, और ये जो है 1991 तक चला था, ठीक है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि जब शीत युद्ध की समाप्ति हो गई, शीत युद्ध की समाप्ति किस घटना के बाद माना जाता है? दक्षिण की स्थापना के बाद, सुएज संधि के विघटन के बाद, सुएज नहर विवाद के बाद, उपयुक्त सभी घटनाओं के बाद। तो आपको मालूम होना चाहिए, बिल्कुल यहाँ पर इसका जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा सोवियत संघ के विघटन के बाद, ठीक है। सोवियत संघ के विघटन के बाद ये जो शीत युद्ध की समाप्ति हुई थी, उसके बाद एक दौर चला था, यानी कि सिर्फ एक युग का, यानी कि पूंजीवादी सिर्फ चला था, सोवियत संघ जो है वो खत्म हो चुका था। तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, इसी के बाद शीत युद्ध की समाप्ति हुई थी। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, G15 क्या लिखा हुआ? G15, ठीक है, G15 ग्रुप 15 के संस्थापक सदस्यों की संख्या कितनी थी? इसका जो यहाँ पर राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा G15 है, ग्रुप 15 है, तो यहाँ पर सदस्यों की संख्या कितनी होगी? बिल्कुल आपका 15 हो जाएगी। तो संस्थापक सदस्यों की संख्या जो है शुरुआत में कितनी थी? 15 थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित में से कौन G15 यानी कि ग्रुप 15 का सदस्य है? G15 यानी कि ग्रुप 15 का निम्नलिखित में से कौन सदस्य है पूछ रहा है। अमेरिका, ब्रिटेन, भारत, चीन। यहाँ पर जो 13 का राइट आंसर होगा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है भारत। सॉरी यहाँ पर ऑप्शन आपका गलत दिया हुआ, लेकिन आप ध्यान देंगे भारत जो है आपका राइट आंसर होगा 13 का, ठीक है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, यानी कि ये G15 जो सदस्य है, G15 जो ग्रुप है, इसमें जो सदस्य है वो कौन है? भारत है। तो राइट आंसर जो 13 का है वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, भारत। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, कोलकाता तथा ढाका के बीच बस यात्रा की शुरुआत किस प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ था? कोलकाता और ढाका के बीच, ढाका कहां पर है? ढाका है बांग्लादेश का राजधानी, और कोलकाता अपने वहां, ठीक है, अपने भारत में है। तो कोलकाता तथा बांग्लादेश के बीच बस यात्रा की शुरुआत कौन से प्रधानमंत्री के शासनकाल में हुआ था? विश्वनाथ प्रताप सिंह, चंद्रशेखर, या फिर HD देवगौड़ा, या फिर इंद्र कुमार गुजराल। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और यहाँ पर इसका बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा HD देवगौड़ा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, HD देवगौड़ा। इसी के काल में, इसी के शासनकाल में जो है कोलकाता और ढाका के बीच बस यात्रा की शुरुआत हुई थी। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 15, फरक्का गंगाजल बंटवारा विषयक समझौता किन दो देशों के बीच हुआ था? भारत बांग्लादेश, भारत पाकिस्तान, भारत चीन, भारत नेपाल। हम लोग जानते हैं कि भारत और चीन के बीच जो है पंचशील समझौता हुआ था, और भारत और पाकिस्तान के बीच कई समझौता हुआ था, जैसे कि सिंधु संधि हुआ था, उसके बाद शिमला समझौता हुआ था, उसके बाद ताशकंद समझौता हुआ था,
और भी कई समझौता हुआ था किसके साथ, भारत और पाकिस्तान के साथ। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है कि फरक्का गंगाजल बंटवारा जो है विषयक समझौता ये किन दो देशों के बीच हुआ था, और बिल्कुल यहाँ पर 15 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा भारत और बांग्लादेश के बीच। भारत और बांग्लादेश के बीच अभी भी थोड़ा बहुत जो है इसी को लेकर के यानी कि गंगाजल बंटवारा को लेकर के अभी भी थोड़ा बहुत तानातानी है। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 16, दिल्ली लाहौर बस सेवा कब चालू की गई थी? दिल्ली से लेकर के लाहौर, लाहौर कहां पर है, पाकिस्तान में, दिल्ली अपना भारत में। तो दिल्ली लाहौर बस सेवा जो है कब चालू की गई थी? 1999, 2000, 2005, 2006। और बिल्कुल यहां पर 16 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 1999। दिल्ली लाहौर बस सेवा जो है वो 1999 में चालू की गई थी। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 17, पाकिस्तान द्वारा माना जाने वाला आजाद कश्मीर कितना वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है? पाकिस्तान द्वारा जो माना जाता है कि आजाद कश्मीर ये कितना वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है? 32,000, 36,000, 40,000, 25,000। यहाँ पर जो 17 का राइट आंसर होगा बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है 32,000। तो पाकिस्तान के द्वारा माना जाने वाला जो आजाद कश्मीर है वो कितना वर्ग किलोमीटर है? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा 32,000 वर्ग किलोमीटर। देखिए इस क्वेश्चन आपका 18, भारत का पहला अंतरिक्ष यान कौन था? आर्यभट्ट प्रथम, भास्कर प्रथम, रोहिणी उपग्रह या फिर इनसेट ए? ये क्वेश्चन आपको कई बार करा चुके हैं और बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वह आर्यभट्ट प्रथम। तो भारत का पहला अंतरिक्ष यान कौन था? वो था आर्यभट्ट प्रथम। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 19, भारत का प्रथम अंतरिक्ष यान आर्यभट्ट प्रथम कब प्रक्षेपित हुआ था? यानी कि क्वेश्चन यहाँ पर पूछ रहा है, 1 सेकेंड, थोड़ी सी मेरी 1 सेकेंड, चलिए सॉरी फॉर दैट। यहाँ पर क्वेश्चन को पढ़िए। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि भारत का प्रथम अंतरिक्षयान आर्यभट्ट प्रथम जो है वो कब परीक्षित किया गया था? सबसे पहले हम लोगों को देखा कि प्रथम अंतरिक्षयान कौन था, वो आर्यभट्ट प्रथम था, ठीक है। अब ये कब प्रक्षेपित किया गया था? दोस्तों बिल्कुल इसका यहाँ पर जो राइट आंसर होगा, बहुत अच्छी बात है, इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वह 1975। यहाँ पर आपका ऑप्शन सी, ऑप्शन थोड़ा सा बदला हुआ, ठीक है, ये ऑप्शन सी टाइपिंग मिस्टेक है थोड़ा सा, लेकिन ध्यान देंगे आप लोग 1975 जो है आपका राइट आंसर होगा। क्या होगा? 1975, 90 नंबर क्वेश्चन का, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन हो जाएगा आपका 20। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन को प्लीज आप लोग ध्यान से देखेंगे। 1 सेकेंड, एक ध्रुवीय विश्व किस देश के प्रभुत्व का परिचायक है? एक ध्रुवीय विश्व जो है वो किस देश के प्रभुत्व का परिचायक है? ये भी क्वेश्चन देखिए आपके कई बार पूछे जा चुके हैं। आपका ऑप्शन है सोवियत रूस, चीन, फ्रांस, अमेरिका। यहाँ पर जो 20 का राइट आंसर होगा, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल 20 का राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है अमेरिका, यानी कि ऑप्शन डी। तो एक ध्रुवीय विश्व, मैंने आपको अभी कहा कि सोवियत संघ के शीत युद्ध का दौर के खत्म होने के बाद सोवियत संघ जो है वो खत्म हो गया। उसके बाद एक ध्रुवीय विश्व का दौर चला, वो था अमेरिका, जो कि पूंजीवादी को मानता था। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 21, तनाव शैथिल्य का दौर कब शुरू हुआ था? ये भी क्वेश्चन आपका 2015 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। 1945, 1960, 1970, 1980। यहाँ पर जो 21 का राइट आंसर होगा, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1970 के बाद, ठीक है। तो तनाव शैथिल्य का जो दौर है वो 1970 के बाद शुरू हुआ था। राइट आंसर आपका 21 का ऑप्शन सी हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 22, गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया था? यानी कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के प्रथम शिखर सम्मेलन में जो है, प्रथम शिखर सम्मेलन में भारत का जो प्रतिनिधित्व है वो किसने किया था? नेहरू ने, शास्त्री ने, पटेल ने, वाजपेयी ने। दोस्तों यहाँ पर जो 22 का राइट आंसर होगा, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है नेहरू ने। तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो प्रथम शिखर सम्मेलन में भारत का जो प्रतिनिधित्व किया था वो नेहरू ने किया था। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 23, दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है? भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश। 23 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है भारत। लेकिन यहाँ पर ये नहीं कहा कि क्षेत्रफल की दृष्टि से, जनसंख्या की दृष्टि से। अगर आपको पूछ दे कि दक्षिण एशिया का सबसे बड़ा देश कौन सा है, तो आपको ऑप्शन क्या लगाना है? भारत लगाना, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन। वैसे यहाँ पर आपका जो है चीन ऑप्शन भी नहीं दिया है, ध्यान से देखेंगे। अगर भारत, पाकिस्तान और श्रीलंका और बांग्लादेश में ऑटोमेटिक भारत जो है वो सबसे बड़ा है, ठीक है। चलिए देखिए इस क्वेश्चन नंबर 24, एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि, जिसको हम लोग लिखते हैं एबीएम। ए का फुल फॉर्म क्या होता है? एंटी बी बैलिस्टिक एम मिसाइल। कभी कभी आपको शॉर्ट फॉर्म फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है। ये जो है किस वर्ष हुई थी? ये जो संधि है एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि, ये किस वर्ष हुई थी? 1975, 1972, 1978, 1956। बिल्कुल यहाँ पर 24 का आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1972, यानी कि ऑप्शन बी। तो एंटी बैलिस्टिक मिसाइल संधि जो है वो 1972 में हुई थी। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 25, नाटो की स्थापना किस वर्ष की गई थी? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। बिल्कुल 25 का राइट आंसर आपका हो जाएगा 1949, यानी कि ऑप्शन बी। क्योंकि मैंने आपको पढ़ाया था कि नाटो की जो स्थापना है वो अमेरिका ने किया था। नाटो का एक प्रकार का ये संधि था। इसमें क्या होता है? नाटो मतलब होता है, इसमें टोटल सबसे पहले तो आप ध्यान रखिए कि 1949 में इसकी शुरुआत हुई थी। कब हुई थी? 1950 में। देखिए हाल ही में ये क्वेश्चन आपका पूछा हुआ है, ठीक है। उसके बाद दोस्तों इसमें जो होता क्या है कि एक संधि का मतलब ये हुआ कि मान लेते उसमें अगर 15 देश जुड़ा, तो 15 देश में अगर किसी भी देश पर हमला करता है तो ये उल्टा उस पर जवाबदेही हमला करेगा। ये 15 देश में से कोई भी देश हमला कर
कर सकता है। ठीक है, ये होता है एक प्रकार का समझौता, एक प्रकार का संधि। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, शिमला समझौता पर किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। और बिल्कुल 26 का जो राइट आंसर है आपका यहाँ पर, जी हाँ बिल्कुल आपको आ जाएगा जुल्फिकार अली भुट्टो और इंदिरा गांधी। शिमला समझौता किसके बीच हुआ था? बिल्कुल हाँ बिल्कुल पाकिस्तान के बीच और अपना इंडिया के बीच हुआ था। ठीक है, तो शिमला समझौता जो है किसके द्वारा हस्ताक्षर किया गया था? तो जुल्फिकार अली भुट्टो उधर से और इधर से इंदिरा गांधी। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? भारत जो है वो संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य कब बना था? यहाँ पर आपका ऑप्शन 1945, 1947, 1950, 1952। और बिल्कुल यहाँ पर 27 को जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा 1945 में, यानी कि ऑप्शन है 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन है 1945 में। बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, वो 1947, 1950 लगाते हैं, सोचते हैं कि आजादी के बाद मिला था, बट ऐसा नहीं है। भारत संयुक्त राष्ट्र संघ का सदस्य जो है वो 1945 में शायद अक्टूबर या ऐसे ही कुछ महीने में बना था। ठीक है, अक्टूबर में शायद बना था या फिर दिसंबर में, मुझे कंफर्म नहीं मालूम है। अब देखिए इस क्वेश्चन नंबर 28, कौन सा वर्ष भारत चीन मित्रता के रूप में मनाया जाता है? कौन सा वर्ष है जो कि भारत चीन की मित्रता के रूप में बनाया जाता है? 1954, 1962, 1988, 2006। 28 का जो है राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है 1988, क्योंकि 1954 में जो आपका कौन सा समझौता हुआ था? पंचशील समझौता। ध्यान रखिएगा, चीन के साथ जो हम लोगों का पंचशील जो समझौता हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों? वो आपका 1954 में हुआ था। पंचशील समझौता जो है वो 1954 में हुआ था, किसके साथ? चीन के साथ। वहीं पे 1962 में उसके साथ युद्ध हुआ था, किसके साथ? चीन के साथ। और वहीं पे 1988 में जो है कौन सा भारत चीन मित्रता के रूप में बनाया जाता है? कब? 1988 को। तो राइट आंसर जो 28 का वो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, 2014 में भारत चीन संबंध सुधारने की दिशा में किस भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की थी? 2014 में भारत और चीन के संबंध को सुधारने के लिए कौन से प्रधानमंत्री ने भारतीय की पहल की थी? यानी कि कौन से भारतीय प्रधानमंत्री ने पहल की थी? मनमोहन सिंह, नरेंद्र मोदी, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो 29 को जो यहाँ पर राइट आंसर है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका नरेंद्र मोदी हो जाएगा, क्योंकि 2014 के बाद जो इलेक्शन जीते थे वो कौन थे? वो नरेंद्र मोदी ही थे। ठीक है, तो राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, 1955 की वार्सा संधि में कौन सा देश सदस्य नहीं था? 1955 में जब वार्सा संधि हो रहा था, वार्सा संधि किसके द्वारा लाया गया था? सोवियत संघ के द्वारा लाया गया था। ठीक है, तो उस समय जो है कौन सा देश इसका सदस्य नहीं था, यानी कि वार्सा संधि का? ऑप्शन है आपका सोवियत संघ, पोलैंड, पश्चिमी जर्मनी, पूर्वी जर्मनी। तो 30 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है पश्चिमी जर्मनी, यानी कि ऑप्शन सी। क्योंकि आपको मालूम है उस समय बाद में इसका एकीकरण हुआ था, जर्मनी का पश्चिमी और पूर्वी जर्मनी का जो एकीकरण है वो बाद में हुआ था, लेकिन उस समय पश्चिमी अलग था, पूर्वी अलग था। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या पूछा कि 1955 के वर्षा संधि जो हुआ था, सबसे पहला क्वेश्चन यहाँ पर यही बनता है कि वर्षा संधि कब हुआ था? वो हुआ था 1955 में। ठीक है, तो इसका सदस्य कौन नहीं था? तो बिल्कुल यहाँ पर 30 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा दोस्तों पश्चिमी जर्मनी। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 31, परमाणु अप्रसार संधि पर किस देश ने हस्ताक्षर नहीं किया था? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी क्वेश्चन आपको कई बार पूछे जा चुके हैं। तो क्वेश्चन आपको पूछा है कि परमाणु अप्रसार संधि का कौन सा देश जो है, यानी कि परमाणु अप्रसार जो संधि हुआ था उसमें कौन सा देश हस्ताक्षर नहीं किया था? अगर यहाँ पर ऑप्शन देखेंगे, बिल्कुल यहाँ पर 31 का जो राइट आंसर है, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल आपका राइट आंसर भारत हो जाएगा, क्योंकि भारत जो है इस पर कोई भी हस्ताक्षर नहीं किया था, और इस पर हस्ताक्षर नहीं किया इसीलिए भारत जो है वो परमाणु परीक्षण सफलतापूर्वक किया था। कब किया था? ध्यान रखेंगे 1998 में। कई बार ये क्वेश्चन आपको पूछा जाता है, ये दूसरा परमाणु परीक्षण किया था, इसके बाद जो है पाकिस्तान भी किया था। और यहाँ पर चीन तो कतई नहीं होगा, क्योंकि इसको वीटो पावर था, और वीटो पावर जितने भी देश को था वो आराम से परमाणु परीक्षण कर सकते थे, ये नियम था उस समय। ठीक है, तो चलिए यहाँ पर जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32, किस भारतीय प्रधानमंत्री की मृत्यु 1966 ईस्वी में सोवियत संघ में हुई थी? जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, राजीव गांधी, इंदिरा गांधी। बिल्कुल 32 का जो राइट आंसर है इंदिरा गांधी। तो यहाँ पर देखिए 1966 है, तो इंदिरा गांधी तो किसी हालत में नहीं होगी, राजीव गांधी भी नहीं होगी, अब लाल बहादुर शास्त्री और जवाहरलाल नेहरू है। और बिल्कुल यहाँ पर 32 का जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है लाल बहादुर शास्त्री। इसकी मृत्यु के बाद फिर से जो है इंदिरा गांधी को प्रधानमंत्री बनाया गया था। तो राइट आंसर जो है आपका यहाँ पर ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, किसने कहा भारत के लिए दूरगामी हित को देखते हुए यह हितकर होगा कि हम बिना किसी को नाराज किए लाखों लोगों को सहानुभूति प्राप्त कर सकते हैं? देखिए आपको कई बार बता चुके हैं कि ये सब पॉइंट जो है बुक में आपका डायरेक्ट दिया हुआ रहता है। मैं आपको थ्योरी में भी बताता हूं कि आपको ये पूरा दे देगा और आपको पूछ लेगा ये कौन कहा था, जैसे कि यहाँ पर पूछा गया। ठीक है, तो ये बात किसने कहा था कि भारत के लिए दूरगामी हित को देखते हुए यह हितकर होगा कि हम बिना किसी को नाराज किए लाखों लोगों की सहानुभूति प्राप्त कर सकते हैं? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री, इंदिरा गांधी। 33 का जो यहाँ पर राइट आंसर होगा बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन बी, इसी ने इस बात को कहा था। ठीक है, चलिए
देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर 34। शीत युद्ध जिसको हम लोग बोलते हैं कोल्ड वार, इसके अर्थ में इसके अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। यानी कि शीत युद्ध के अर्थ के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको सभी ऑप्शन को पढ़ना और बिल्कुल यहाँ पर जो 34 का राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा यूएसए अमेरिका एक सोवियत संघ दोनों महाशक्तियों के पारस्परिक विरोध को शीत युद्ध कहा गया था। यानी कि यूएसए अमेरिका जो कि पूंजीवादी को चाहता था और एक सोवियत संघ जो कि साम्यवादी को चाहता था, इन दोनों महाशक्तियों के बीच की जो युद्ध हुआ था उसी को क्या कहा जाता है, शीत युद्ध कहा जाता है। लेकिन शीत युद्ध का मतलब क्या हुआ, कोई युद्ध का ना होना, यानी कि तानातानी होना, ऐसा लगना कि ये दोनों के बीच युद्ध होगा लेकिन कोई भी युद्ध नहीं हुआ, उसी को शीत युद्ध बोला जाता है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35। गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है। गुट निरपेक्षता का अर्थ क्या है, किसी गुट में शामिल ना होकर स्वतंत्र अस्तित्व बनाए रखना, या फिर दोनों गुटों से समान दूरी बनाए रखना, या फिर दोनों गुटों के बीच तटस्थता की नीति को अपनाना। यह क्वेश्चन भी आपको कई बार करा चुके हैं और बिल्कुल 35 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा उपर्युक्त सभी। यानी कि ये जो भारत जो है वो गुट निरपेक्षता की नीति को अपनाया था, उसका मेन उद्देश्य यही था कि ना हम पूंजीवादी की तरफ जाएंगे ना हम साम्यवादी की तरफ जाएंगे, हम बिल्कुल अलग रखेंगे और दोनों का विरोध करेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर जो आपका ऑप्शन डी हो जाएगा, यह है आपका गुट निरपेक्षता का अर्थ। देखिए इस क्वेश्चन 36। 1962 में भारत पर किस देश ने आक्रमण कर दिया था। आपको कई बार करा चुके हैं, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है चीन। तो 1962 में भारत पर जो है चीन ने आक्रमण किया था। ये भी क्वेश्चन आपको कई बार पूछे जा चुके हैं और इस युद्ध में जो है भारत की हार हो जाती है। ठीक है, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37। सबसे पहले कहां पर हमला करता था, सबसे पहले जो है जम्मू कश्मीर के ऑक्साई चीन पर हमला किया था। आपको बहुत अच्छे से थ्योरी में पढ़ाई हुई, अगर आप लोग थ्योरी नहीं देखे हैं प्लीज जरूर उसको देख लीजिएगा, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा या फिर वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा। तो पहले जो है ये चीन पर हमला किए थे, उसके बाद फिर इधर अरुणाचल प्रदेश में आ गए थे, फिर उधर हमारा सैनिक जो है उसको रोका, फिर वो जो है असम के बगल में आ गए थे, फिर बाद में उन्होंने नहीं, यानी कि चीन के सरकार ने जो है इसको रोक दिया युद्ध को, वही अपने तरफ से। ठीक है, लेकिन इस क्वेश्चन नंबर 37। बहुध्रुवीय विश्व में गुट निरपेक्षता की प्रासंगिकता और भी अधिक है, यह कथन निम्न में से किसका है। मैकमिलन का, डीन रस्क का, जवाहरलाल नेहरू का, उपयुक्त में से किसी का नहीं। तो 37 को जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है जवाहरलाल नेहरू, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, ये आपका बी है, ये आपका सी है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा, जवाहरलाल नेहरू। वैसे भी अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सभी नाम जो है ये हिंदी में लिखा हुआ, तो जवाहरलाल नेहरू राइट आंसर आपका होगा, यानी कि ऑप्शन सी 37 नंबर का। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38। नाटो जिसका फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। आपको कई बार ये फुल फॉर्म पूछा जा चुका है, इसलिए आप लोग प्लीज ध्यान से देखेंगे। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये जो है नाटो का फुल फॉर्म होता है। ठीक है, तो ये क्या है, अमेरिका का एक शहर है, अमेरिकी गुट का सैनिक गठबंधन है, सैनिक युद्ध पोत है, या फिर व्यक्ति का नस्ल है। बिल्कुल 38 का जो राइट आंसर यहां पर होगा वो हो जाएगा दोस्तों आपका, बहुत अच्छी बात है, अमेरिकी गुट का सैनिक संगठन है, यानी कि आपका ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाएगा। नाटो क्या है, अमेरिकी गुट का एक सैनिक संगठन है, अमेरिकी गुट का सैनिक संगठन है। देखते हैं इस क्वेश्चन नंबर आपको हो जाएगा 39। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, ध्यानपूर्वक आप लोग क्वेश्चन को देखेंगे। वर्सा पैक्ट क्या है, वर्सा पैक्ट जो कि किसके द्वारा, सोवियत संघ के द्वारा लाया गया था, तो ये क्या है। बिल्कुल 39 का जो यहाँ पर राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा सोवियत गुट का सैनिक संगठन। ये आपका क्या था, ये था आपका अमेरिका गुट का सैनिक संगठन नाटो, वहीं पे जो वर्षा है, वर्षा पैक्ट, वर्षा संधि, जो भी आपको बोलना है, ये क्या है, सोवियत गुट का सैनिक संगठन है। राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 40। सुएज नहर विवाद में ब्रिटेन द्वारा मिस्र पर आक्रमण कब किया गया था। ब्रिटेन द्वारा किस पर आक्रमण किया गया था, मिस्र पर। ये मित्र नहीं मिस्र होगा। ठीक है, यहाँ पर जो है आपका मिस्र लिखा हुआ, सॉरी थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक, मिस्र, तो ध्यान देंगे आप लोग। तो ब्रिटेन द्वारा मिस्र पर जो है कब आक्रमण किया गया था, किस विवाद को लेकर के, सुएज नहर विवाद को लेकर के, 1956 में, 1961 में, 1960 में, 1965 में। तो ये भी क्वेश्चन आपको कई बार करा चुके हैं और बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा, जी हाँ, वो हो जाएगा आपका 1956 में, यानी कि ऑप्शन में क्या हो जाएगा, 1956 में। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रथम सम्मेलन कहां हुआ था। ये जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है उसका जो सबसे पहला सम्मेलन है वो कहां पर हुआ था, और एक क्वेश्चन को देखिए कई बार आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, बेलग्रेड में, नई दिल्ली संगठन में, कोलंबो में, या फिर हरारे में। तो यहाँ पर जो 41 का राइट आंसर होगा, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल 41 का जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा बेलग्रेड में। आपको कई बार करा चुके हैं। ठीक है, 41 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, बेलग्रेड में। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो प्रथम सम्मेलन है वो कहां हुआ था, बेलग्रेड में हुआ था। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 42। नेहरू, नासिर एवं टीटो ने मिलकर की स्थापना की, यानी कि नेहरू, एक नासिर और एक टीटो, ये तीनों मिलकर जो है कौन चीज की स्थापना किए थे, संयुक्त राष्ट्र संघ, गुट निरपेक्ष आंदोलन, नाटो, या फिर वर्साई पैक्ट। तो वर्साई पैक्ट और नाटो तो नहीं होगा भाई, नाटो अमेरिका, वर्साई पैक्ट सोवियत संघ, अब एक संयुक्त राष्ट्र संघ वो भी नहीं होगा, एक आपका बच गया गुट निरपेक्ष आंदोलन। राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा 42 नंबर का। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, यानी कि नेहरू, नासिर और टीटो ये तीनों मिलकर के गुट निरपेक्ष आंदोलन की शुरुआत किए थे, स्थापना किए थे। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 43। गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन किस वर्ष भारत में हुआ, यानी कि जो गुट
गुट निरपेक्ष आंदोलन का जो शिखर सम्मेलन है वो किस वर्ष भारत में हुआ था। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और बिल्कुल यहाँ पर 43 का शिखर सम्मेलन का मतलब क्या हुआ, एक प्रकार का टॉप लीडर का जो सम्मेलन होता है, ठीक है। 43 का जो यहाँ पर राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है 7वां शिखर सम्मेलन 1983 में। तो गुट निरपेक्ष आंदोलन का शिखर सम्मेलन जो है भारत में 7वां शिखर सम्मेलन 1983 में हुआ था। राइट आंसर आपका ऑप्शन ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 43 का। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 44, पाकिस्तान के वर्तमान पीएम कौन है, यानी कि प्रधानमंत्री कौन है, ये भी क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है। पाकिस्तान के अभी जो यानी कि वर्तमान में प्रेजेंट में पीएम कौन है, हम लोग कई बार सुन चुके हैं। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा इमरान खान। 44 का राइट आंसर जो है जी हाँ वो हो जाएगा आपका इमरान खान। ये जो है अभी प्रेजेंट में पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 45, पंचशील समझौता के बारे में आ गया। ये जो है चाइना के साथ हुआ था। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, किन दो देशों के बीच संपन्न हुआ था। बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत और चीन के बीच कब हुआ था, तो ध्यान रखिए 1954 में। ये पंचशील समझौता में क्या मुख्य उद्देश्य था, उद्देश्य ये था कि हम दोनों एक दूसरे के कोई भी काम पर दखल नहीं देंगे, हम दोनों एक दूसरे से युद्ध नहीं करेंगे, हमारा जो देश का मामला होगा वो हमारा होगा, तुम नहीं आओगे, तुम्हारा जो देश का मामला होगा तुम्हारा होगा, हम नहीं आएंगे। लेकिन एक तिब्बत को लेकर के और एक सीमा विवाद को लेकर के 1962 में युद्ध हो जाती है भारत और चीन के बीच, ठीक है। तो राइट आंसर जो है यहाँ पर आपका भारत चीन हो जाएगा। ये जो है पंचशील समझौता इन्हीं दोनों देशों के बीच हुआ था। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 46, पंचशील के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सही है। मैंने आपको अभी बताया, एक दूसरे की अखंडता एवं संप्रभुता के प्रति पारस्परिक सम्मान की भावना, यानी कि दोनों एक दूसरे का सम्मान करेगी, एक दूसरे देशों पर आक्रमण नहीं करेगा। मैंने अभी आपको बताया दोनों देशों के बीच मैत्रीपूर्ण संबंधों की स्थापना करना। तो बिल्कुल यहाँ पर आपका राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि पंचशील का जो सिद्धांत था वो सभी था। यहाँ पर आप आराम से दे सकते हैं। और आपको कभी कभी अगर शॉर्ट क्वेश्चन पूछ दे तो आपको यही चीज को लिख देना है। देखिए इस क्वेश्चन 47, पंचशील सिद्धांत को संयुक्त राष्ट्र संघ में कब मान्यता प्रदान की गई, 1954, 1955, 1957, 1959। क्वेश्चन को सिर्फ घुमाया गया है, वही आंसर है। बिल्कुल आपका राइट आंसर 47 का हो जाएगा ऑप्शन ए। जी हाँ 40। यहाँ पर क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि पंचशील सिद्धांत को संयुक्त राष्ट्र संघ में कब मान्यता प्रदान की। सॉरी यहाँ पर जो इसका राइट आंसर होगा वो आपका 1955 होगा, ठीक है। ध्यान देंगे यहाँ पर देखिए क्वेश्चन थोड़ा अलग पूछ रहा है, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग पूछ रहा है। मैं सोचा कि सेम क्वेश्चन पूछ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछता है कि पंचशील सिद्धांत को संयुक्त राष्ट्र संघ यानी कि यूएनओ जो है कब मान्यता दे दी थी इसको। तो 1954 में तो ये संधि भारत और चीन के बीच हुआ था, लेकिन इसको जो मान्यता है वो 1955 में दिया था, यानी कि 23 जून 1955 में। ध्यान रखेंगे 23 जून 1955 में सोवियत संघ ने इसको मान्यता दिया था, ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन 48, भारत में जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी। भारत में जनता पार्टी की सरकार कब बनी थी, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका 1977 हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन आपको कई बार करा चुके हैं। 1977 में भारतीय जनता पार्टी की सरकार, सॉरी भारतीय जनता पार्टी नहीं है, ये सिर्फ जनता पार्टी है। ध्यान देंगे भारतीय जनता पार्टी बाद में आई थी आपका 80 में, ठीक है। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन 49, जनता पार्टी की सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए ये जो जनता पार्टी है वो सिर्फ 2 साल टिक पाए थे, उसके बाद जो खत्म हो गया था। फिर से इंदिरा गांधी जो है वो वापस आ गई थी। तो जनता पार्टी की जो सरकार है, सरकार में प्रधानमंत्री कौन थे, बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा मोरारजी देसाई। कौन हो जाएगा, मोरारजी देसाई। ये जो है टोटल 18 महीने, कितने महीने, 18 महीने जो है सरकार में रहे थे, यानी कि प्रधानमंत्री पद में रहे थे। तो 49 को जो राइट आंसर है बिल्कुल आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। उसके बाद जो है कांग्रेस का समर्थन के बाद फिर वीपी सिंह बना था, ठीक है। कांग्रेस का समर्थन के बाद, लेकिन कांग्रेस जब समर्थन कहा कि नहीं समर्थन नहीं करेंगे तो फिर ये हार गया था। देखिए इस क्वेश्चन 50, भारत और फ्रांस के बीच यूरेनियम की सप्लाई पर समझौता कब हुआ। भारत और फ्रांस के बीच यूरेनियम की सप्लाई को लेकर के, यूरेनियम के बारे में आपको मालूम होगा, इसी से परमाणु बम वगैरह बनाया जाता है, इसी से जो है एनर्जी भी उत्पन्न की जाती है। तो इससे जो है सप्लाई समझौता कब हुआ था, बिल्कुल 50 का जो आपका यहाँ पर राइट आंसर होगा वो आपका 1982 में हो जाएगा। तो भारत और फ्रांस के बीच यूरेनियम की सप्लाई पर जो समझौता हुआ वो 1982 को हुआ था। राइट आंसर आपका 50 का ऑप्शन भी हो जाएगा। देखते हैं इस क्वेश्चन 51, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसको हम लोग लिखते हैं सार्क। क्या लिखते हैं, सार्क, SAA, ध्यान देंगे SAARC। तो दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन की स्थापना जो है वो कब हुई थी, ये भी क्वेश्चन आपको कई बार पूछे जा चुके हैं। और बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1985 में, ठीक है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संगठन यानी कि सार्क की जो स्थापना है वो 1985 में हुई थी। राइट आंसर आपका ऑप्शन 51 का ए हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन 52, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क का सदस्य नहीं है। कौन सा देश है, भारत, चीन, पाकिस्तान, भूटान। बिल्कुल 52 का जो राइट आंसर है आपका हो जाएगा चीन। चीन जो है वो सार्क का सदस्य नहीं है, मेंबर नहीं है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 53, सार्क के सदस्य देश है। ये भी क्वेश्चन देखिए आपको कई बार पूछे जा चुके हैं।
भारत, पाकिस्तान, बांग्लादेश या फिर उपयुक्त सभी। बिल्कुल 53 का जो राइट आंसर है आपका वो हो जाएगा उपयुक्त सभी, यानी कि ऑप्शन डी। तो सार्क के जो सदस्य है वो तीनों देश है, भारत भी है, पाकिस्तान भी और बांग्लादेश भी है, चीन जो है वो नहीं है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 54, सार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? सार्क का मुख्य उद्देश्य क्या है? गुटनिरपेक्ष आंदोलन को बढ़ावा, या फिर सदस्य देशों के बीच पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देना, या फिर महाशक्तियों से दूरी बनाए रखना, या फिर परमाणु अस्त्रों के निर्माण पर रोक की मांग करना। 54 को जो यहाँ पर राइट आंसर है बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है सदस्य देशों के बीच पारस्परिक सहयोग को बढ़ावा देना। राइट आंसर आपका 54 का ऑप्शन बी हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 55, 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में किस पार्टी की सरकार बनी थी? 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में कौन से पार्टी की सरकार बनी थी? कांग्रेस पार्टी, जनता पार्टी, जनता दल, लोक दल। यहाँ पर जो 55 का राइट आंसर होगा बिल्कुल आपका हो जाएगा वो है जनता दल, यानी कि ऑप्शन सी। तो 1989 में विश्वनाथ प्रताप सिंह के नेतृत्व में कौन से पार्टी की बनी थी? वो बनी थी दोस्तों जनता दल। राइट आंसर आपका ऑप्शन सी हो जाएगा क्वेश्चन 55 का। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 56, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन देखिए आपको पूछा हुआ क्वेश्चन है, सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? बिल्कुल इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा 1991 में। इसी के बाद जो है शीत युद्ध खत्म हो गया था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? 1991 में सोवियत संघ का विघटन हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 57, ताशकंद समझौता कब हुआ था? ताशकंद समझौता जो कि पाकिस्तान और इंडिया के बीच हुआ था, ये कब हुआ था? और ये क्वेश्चन देखिए कई बार पूछे जा चुके हैं, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। बिल्कुल 57 का आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है 1966 में, ऑप्शन ए। आपको मालूम होना चाहिए 1965 में जो है वो, यानी कि कौन? जी हाँ, पाकिस्तान जो है वो इसमें कश्मीर में भी और कई कई जगह पे छोटा मोटा हमला कर देते हैं। ठीक है, तो वो बड़ी लड़ाई तो नहीं होती, क्योंकि इधर अपने इंडिया की तरफ से जो है बहुत बड़े सैनिक जो है थल सेना वगैरह सब जाते हैं, उसको एक बार हरा देता है। किसको? पाकिस्तान को। तो उसके बाद जो एक समझौता होता है वो 1966 में, जिसको बोलते हैं ताशकंद समझौता। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 58, ताशकंद समझौता में मुख्य बातें क्या थी? यानी कि ताशकंद समझौता का मुख्य सिद्धांत क्या था, वहां का उद्देश्य क्या था? बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आराम से आप लोग आंसर देंगे। थोड़ा बगल में फटाका फट रहा है बट आप लोग आंसर देंगे। भारत पाकिस्तान एक दूसरे पर आक्रमण नहीं करेंगे एवं विवादों का शांतिपूर्ण समाधान करेंगे, या फिर भारत पाकिस्तान व्यापार को बढ़ावा देंगे, या फिर भारत पाकिस्तान आतंकवाद पर रोक लगाएंगे। तो ताशकंद समझौता जो है उसमें मुख्य बातें क्या थी? बिल्कुल यहाँ पर इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। ताशकंद समझौता में ये सभी बातें थी। आपको कभी कभी शॉर्ट क्वेश्चन पूछ देगा ताशकंद समझौता के बारे में, तो उसका ये सभी सिद्धांत आपको जो है लिख देना है, मुख्य बातें जो है लिख देना है। ठीक है, देखते हैं क्वेश्चन 59, ताशकंद समझौता कहाँ है? ताशकंद कहाँ है? देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। ये जो ताशकंद समझौता हुआ था तो ऑटोमेटिक बात है कि ताशकंद में हुआ होगा। अब ये ताशकंद है कहाँ? बिल्कुल 59 का आपका राइट आंसर हो जाएगा वो है रूस में। कहां पर है? रूस में, यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 59 का राइट आंसर आपका रूस हो जाएगा। ठीक है, बहुत बच्चे सोच रहे होंगे सर भारत में हो सकता है, सोचेंगे पाकिस्तान में हो सकता है, लेकिन ये आपका रूस में है। ठीक है, तो ताशकंद जो है वो रूस में है और रूस में ये समझौता हुआ था, इसीलिए इसका नाम ताशकंद समझौता पड़ा। देखिए इस क्वेश्चन नंबर 60, शिमला समझौता कब हुआ था? शिमला समझौता ये भी किसके बीच हुआ था? बिल्कुल भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। ये जो शिमला समझौता है वो कब हुआ था? ये भी क्वेश्चन आपको देखिए कई बार पूछे जा चुके हैं। और बिल्कुल 60 का जो राइट आंसर है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन ए 1972 में। ठीक है, 1971 में हारने के बाद, पाकिस्तान हारने के बाद, तब उसके बाद जो है शिमला आत्मसमर्पण करने के बाद वहां के सैनिक, पाकिस्तान के सैनिक, उसके बाद जो है शिमला समझौता हुआ था, जो कि इंदिरा गांधी थी उस समय प्रधानमंत्री। ठीक है, तो शिमला समझौता कब हुआ था? 1972 में। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर? अच्छा यहीं पे खत्म कर देते हैं, 60 क्वेश्चन को कर देते हैं। आपका 105 क्वेश्चन है, तो और कितना क्वेश्चन बच गया? 45 है ना, वनली 45 क्वेश्चन बच गया। तो 45 क्वेश्चन के लिए जो हम लोग नेक्स्ट वीडियो बना देंगे। हम लोग यहीं पे वीडियो को समाप्त कर देते हैं। पार्ट 2 आपका बहुत ही जल्द आएगा। जो भी बच्चे थ्योरी को नहीं देखे प्लीज थ्योरी को जाके देखेंगे, एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। इसमें जितने भी समझौता हो गया, कैसे कैसे युद्ध हुआ, युद्ध का परिणाम क्या हुआ, युद्ध कैसे कैसे हुआ, भारत चीन के बीच युद्ध कैसे हुआ, गुटनिरपेक्षता की नीति क्या थी, उद्देश्य क्या था, बहुत अच्छे से सारा चीज बताए हैं एक्सप्लेनेशन वाला वीडियो में, यानी कि थ्योरी वाला में। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन पे है। सारा प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन पे मिलेगा, या फिर वो वीडियो आपको प्लेलिस्ट पे मिल जाएगा, वहां से आप देख लीजिए। प्लेलिस्ट को आप आराम से समझिए, वहां पर आपको सारी चीजें की एक एक करके मिल जाएंगे। ठीक है, चलिए फिर मिलेंगे नए वीडियो में। आप लोग ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। पार्ट 2 जो है आपका बहुत जल्द आएगा, बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। सभी का चैप्टर 1 का भी, चैप्टर 2 का भी, और ये आपका चैप्टर 4 है उसका भी, सभी का पार्ट 2 बहुत जल्द आएगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। ऐसे ही पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।